नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। दरअसल रोज हम इस सार्वजनिक मंच पर किसी न किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे की चर्चा करते हैं, लेकिन आज का मुद्दा बेहद अहम है। और वो अहम इस लिहाज से हो जाता है कि एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको जितनी भव्यता दी जा सकती है उतनी भव्यता देने की कोशिश भी कर रही है, और उसका कितना लाभ लोगों को मिल सकता है उसकी कोशिश भी इन तमाम सारे संगठनों की तरफ से की जा रही है। लेकिन ठीक इसी वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। क्योंकि एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ठीक उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आ जाता है। दरअसल कासगंज दौरे के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल ये कहा कि अयोध्या में जो घटना घटी थी, यानी कि जब अयोध्या में कारसेवकों वाली घटना घटी थी, तो उस वक्त अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। यानी जिनको बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद के लोग कारसेवक कहते हैं, उनको स्वामी प्रसाद मौर्य ने अराजक तत्व कहा। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी उन पर गोली चलवाई गई थी और वो सरकार का एक कर्तव्य था। यानी कारसेवकों पर गोली चलाने के मामले को स्वामी प्रसाद मौर्य ने तत्कालीन सरकार का एक बड़ा कर्तव्य बताया है। यहां पे आप ये सब भी जानते होंगे कि उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। अयोध्या को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला है, इसकी जानकारी भी लगभग सभी को है। लेकिन ठीक उस वक्त जब अयोध्या एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हर व्यक्ति की जुबान पर अयोध्या का जिक्र आता है, ठीक उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान क्यों दिया? आखिरकार इस बयान के राजनीतिक मायने क्या है? और टाइमिंग, ये जो टाइमिंग की बात हो रही है कि अयोध्या से जुड़ा हुआ बयान देना, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार खुद उनकी पार्टी के मुखिया की तरफ से मंदिर के निमंत्रण को लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि जब बुलावा आएगा तो वो भी जाएंगे। कल तो समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने बाकायदा यूपी विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर यह कहा कि वो अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष यूपी के सभी विधायकों के वहां पर जाने का, रुकने का इंतजाम करें, दर्शन पूजन का इंतजाम करें। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देने की कोशिश भी की जाती है, ठीक उस वक्त कारसेवकों पर गोली चलाने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के सियासी मायने क्या है? हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आने के बाद सबसे पहले अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उनके बयान की निंदा की और यह कहा कि अखिलेश यादव को उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बीच कई बार तमाम सारी चीजों को लेकर वाद विवाद देखा गया है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर आपत्ति जताई है। तो यूपी में यह तमाम सारा घटनाक्रम ठीक उस वक्त क्यों घटित हो रहा है जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है? तो सबसे पहले तो मैं आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनवाता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कहा, यह आप सुनिए, और कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। पहले आप इनके बयानों को सुनिए। राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। देखिए, मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है, और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं।
तो ये आपने नेताओं की बयानबाजियां सुनी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति की, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बीजेपी ने आपत्ति की, अयोध्या के महंत राजू दास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर आपत्ति की। लेकिन इन तमाम सारे बयानों को सुनने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जाती है, जो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, और क्या ऐसा बयान समाजवादी पार्टी के पक्ष में होता है या उनको नुकसान देने वाला होता है। तो आज इन्हीं तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जबान है वो बार बार क्यों फिसल जाती है, अखिलेश को इससे कितना नुकसान होगा, और चुनावी साल में समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, या इन बयानों का कुछ फायदा भी हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी को। और दूसरा, विपक्ष लगातार बार बार ये क्यों कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव को एक्शन लेना चाहिए। तो इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर सिंह निषाद जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन पांडे ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है, वो मेरे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। विजय उपाध्याय उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष अग्रवाल जो जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो कुंवर सिंह निषाद जी से ही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हालांकि आज इस चर्चा में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी आमंत्रित किया था, लेकिन शायद 13 तारीख तक वो किसी भी चर्चा में शामिल होने वाले नहीं है। कुछ इस तरह की गाइडलाइन पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जो उन्होंने हमारे कोऑर्डिनेटर को बताया है। तो कुंवर सिंह निषाद जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये बयान है, इससे कितना सहमत है या असहमत है आप? आप म्यूट पे हैं कुंवर सिंह जी, अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। आदरणीय अशोक जी, जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं, और एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। पिछड़े दलित समाज के प्रति उनकी भावनाएं और पिछड़े दलित समाज का उनके प्रति जो भाव है वो पूरी तरह से समर्पण का है। लेकिन इस समय पे जो बयान उन्होंने दिया है, यह समय के हिसाब से उचित नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में है कि जो वास्तविक जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से डाइवर्ट किए जाएं, तो उनको इस तरह के बयानों का इंतजार रहता है। इस तरह की जो घटनाएं चल रही हैं, लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी जो गोरखपुर में विनोद उपाध्याय का फर्जी एनकाउंटर का मामला सामने आया, बीएचयू की जो बलात्कार की घटना सामने आई, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर घिर रही है। तो इस तरह के चीजों का इंतजार भारतीय जनता पार्टी को है। हमारी पार्टी कुल मिला के हमारे इस पर स्पष्ट है कि हम धार्मिक मुद्दों पर हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, और किसी एक पक्ष का या विरोध या समर्थन लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। तो हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है इस पर बेहतर वही बता पाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके बयान से इस समय सहमत नहीं है, इतना स्पष्ट है। नहीं, लेकिन अभी कल भी समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम सारे विधायकों ने अखिलेश यादव के सामने ये सवाल उठाया भी था कि इस तरह के बयानों से पार्टी को नुकसान होता है। तो जब उस वक्त अखिलेश यादव जी ने उनको आश्वस्त भी किया कि नहीं, वो ऐसे बयान नहीं देंगे। तो आप लोग चूंकि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, तो जब इस तरह के बयान आते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं होगा, या फायदा समाजवादी पार्टी को ही नहीं होगा, इसका फायदा या नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। तो आप लोग अपने फोरम पे क्या ये बात नहीं उठा रहे हैं? हम तो बात चलती है, हम तो कांग्रेस की तरफ से, हमारी अभी बैठक उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई, तो हमारी बैठक में भी यह मुद्दा आया कि किसी भी प्रकार के जो विवादित जो मामले हैं, जिससे विवाद बढ़ता है, जन भावनाएं आहत होती हैं, ऐसे किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करनी है, बोलने से बचना है। इस तरह की बातें आई थी। इसका स्पष्ट रूप से आपका जो कहना है कि इसका जो जवाब है वो देना चाहिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, लेकिन जवाब देना पड़ रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो बड़ी दिक्कतें हमारे सामने भी खड़ी होती हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि इस समय पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई ना कोई टॉपिक इस तरह का लाया जाए जिस पर चर्चा कराई जाए, इस पर डिबेट कराई जाए, और वो राम मंदिर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो दूसरा मानना है
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भगवान राम को मंदिर में देखती है, हमारी मान्यता तो है, कबीरदास जी का एक मशहूर दोहरा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घटघट राम है दुनिया ढूंढत नाही। तो हम तो घटघट में राम को ढूंढते हैं, हम तो हर मन में, हर तन में, हर कण कण में राम को ढूंढते हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भगवान राम के प्रति समर्पित है और हमारा पूरा का पूरा डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल 15 जनवरी को भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहा है। और लगातार आज जो लेकिन हम जनता के प्रति क्योंकि समर्पित हैं, लोकतंत्र में किसी एक धर्म का समर्थन या विरोध करना सत्ताधारी दल के लिए उचित नहीं होता है, विपक्ष के लिए भी उचित नहीं होता है। और हमने इन्हीं चीजों को लेकर कल हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में प्रेस वार्ता हुई। आज सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, लगातार महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, उन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। और सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष उसमें मुद्दा यह है कि जो बीएचयू को घटना हुई और विनोद उपाध्याय का जो मामला जो सामने आया है फर्जी एनकाउंटर का, इन चीजों को लेके हमारे तरफ से एक डेलीगेशन सभी जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी को आज ज्ञापन दिया है। महंगाई लगातार बढ़ी है, आटे के रेट बढ़े हैं, नमक का भाव बढ़ा है, दूध के रेट बढ़े हैं, देसी घी के रेट बढ़े हैं, सिलेंडर, सीएनजी, सभी चीजें महंगी हुई है। हम इन चीजों पर फोकस किए हुए हैं, हम इन्हीं चीजों पर रहेंगे, जनहित के मुद्दों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान की जो नफरत की जो राजनीति है, हम उससे बिल्कुल पूरी तरह से इतर है और हम चाहते हैं कि सभी को किसी के हित में बयान देना चाहिए, किसी के खिलाफ, किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ किसी भी का भी कोई बयान इस समय पर उचित नहीं है, क्योंकि ये चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बयानों का पूरी तरह से या बेसब्री से कहें तो इंतजार है। अमन पांडे जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन जी, कुंवर सिंह निषाद जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए जिसको लेकर वो लगातार संघर्ष करने की बात कह रहे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, तो इस तरह के बयानों का कितना नुकसान देख रहे हैं आप, वो भी ठीक उस वक्त जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा आयोजन हो रहा है अयोध्या में? देखिए, निश्चित नुकसान तो ऐसे बयानों का होता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं याद कि आखिरी कब हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पॉजिटिव नोट पे देखे होंगे। आप हम जितने लोग यहाँ बैठे, उन्होंने लगातार अलग अलग बयानबाजियां की हैं। अपना चुनाव की विधानसभा हार करके फिर पार्टी में भी आए, समाजवादी ने उनको अच्छा कद भी दिया, सम्मान भी दिया, लेकिन वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर करके बस अपनी पार्टी का, अब स्वयं अपनी राजनीति का भी और स्वयं समाजवादी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। मुझे इसमें दो ही संभावना नजर आती है, या तो वो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं और एक स्लीपर सेल की तरह ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके भाजपा को फायदा हो, या दूसरी संभावना नजर आती है कि आजकल ठंड का बहुत मौसम है और उनकी उम्र हो चली है, तो मुझे लगता है कि वो एक्टिव राजनीति छोड़ करके किसी युवाओं को आगे करके अपने समाज के उनके लिए स्पेस छोड़े। क्योंकि आप देखिए, इतने तमाम युवाओं के मुद्दे हैं। यही लखनऊ में वो रहते हैं, लखनऊ में ही इको गार्डन पे 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग बैठे हुए आरक्षण के घोटाले के लिए। दिल्ली से मानी जयंत चौधरी जी आए, उनके बीच में गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पास जाने का उनको समय नहीं है। लेकिन ऐसे बयानबाजियां करके, अनर्गल बयान देके, धार्मिक टिप्पणियां करके, वो मुझे पता नहीं किसका वो अच्छा या क्या करना चाहते हैं। मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो हम लोग तमाम युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। हमने अभी युवा संसद मेरठ में की, 12 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारा एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 16 छात्र संगठन वहां पर आ रहे हैं पूरे इंडिया से। तो हम तो लगातार देखिए जो मुद्दे हैं युवाओं के, छात्रों के, बेरोजगारों के, उनके मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे बयानबाजी से किसी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी चाहती है स्वामी प्रसाद मुझे तो मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ अमन जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग गठबंधन में हैं, जब आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि इस तरह के बयानों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तो ये बात आप लोग अपनी पार्टी फोरम पे क्यों नहीं उठाते? ये बात अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्यों नहीं बताते? अशोक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में तो ना कभी रहे, मुझे याद है, और वो पहले भाजपा में थे, वहां से फिर एक्सपोर्ट होकर के समाजवादी पार्टी में हमारा एक अलग। मैं गठबंधन की बात कर रहा था। ठीक, देखिए गठबंधन के पार्टनर होने करते उनकी यहाँ पे अवहेलना कर रहा हूँ, लेकिन उनपे जो भी एक्शन लेना है वो तो एसपी के लोग ही ले पाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग ही ले पाएंगे। हम गठबंधन हम बिल्कुल निभाएंगे, उनके साथ बिल्कुल है, लेकिन इन चीजों पे हम उनके साथ नहीं रह सकते जिसपे किसी की धार्मिक टिप्पणियां की जाए, ऐसे बयानबाजी, ऐसे पे हम उनके साथ नहीं रह सकते।
उनके साथ युवाओं के जो मुद्दे उस पे है, हमारा गठबंधन है और आज से नहीं है, सबसे पुराना गठबंधन सपा रामोद का चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो ही बोलते हैं, अब उनकी पार्टी के नेता ही उनको लगता है मुझे सीरियसली नहीं लेते हो, चाहे डिम्पल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करता, चाहे प्रोफेसर साहब खुद हो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या, मैं बताया, दो संभावनाएं हैं, मैं बता दिया। या तो वो भाजपा से मिल चुके हैं और इस चुनाव में उन्होंने ये ठान लिया है कि मैं कैसे भी करके भाजपा को जितना फायदा पहुंचाऊंगा, या अपनी बेटी के लिए टिकट की आस में हो, या जो भी उनके पर्सनल रीजन हो, या दूसरा ये रीजन है कि उनकी अब राजनीति की अब चली चला की बेला आ चुकी है, मुझे लगता है वो आखिरी पड़ाव पे है, अब उनको अब नहीं ऐसी बयानबाजी चाहिए और संन्यास लेकर के और जो ये बयानबाजी करते हैं, यही दो संभावना नजर आती है, तीसरी कोई बात बिल्कुल। नहीं। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान की टाइमिंग को लेकर बड़ी बात हो रही है। मुझे लगता है विजय उपाध्याय जी हमारे साथ चर्चा में शामिल नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। मनीष अग्रवाल जी, मनीष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो टाइमिंग है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की, कि एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, ठीक उस वक्त कार सेवकों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे देते हैं, उनको अराजक तत्व कह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में जो गोली चलवाई गई थी वो सरकार का कर्तव्य था। तो इस बयान को किस तरह से देखा जाए? ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश समझ में आ रही है। मनीष जी, देखिए, ये जो इस तरीके के बयान है ना, ये विपक्ष की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम लोग 15 तारीख को दर्शन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है अभी पता नहीं हम दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। सपा के नेता कहते हैं जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। जाना सबको वही है। तो इन लोगों को इस समय ऐसे मुद्दों पे बोलने से डरना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये इनकी राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। ये लोग जिस पक्ष को पोलराइज करना चाह रहे हैं ना, उस पक्ष को पोलराइज करने से अब बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। इनको नहीं दिख रहा है कि भाजपा 50% वोट की ओर अग्रसर है। अभी 3 राज्यों के चुनाव में बहुत जगह उसने उस चीज को छू लिया है, बहुत जगह उस चीज के नजदीक है। और जिस दिन से भाजपा उस मैजिकल फिगर को पार करने लगी ना, 50% को अगर राष्ट्रीय चुनाव में पार कर गई, तो इस टाइप के पोलराइजेशन का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो एक जाति विशेष की तरफ इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। ये देखना चाहिए कि इस समय कैसे ही अपने पॉजिटिव मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आज आपकी चैनल पे बहस का मुद्दा ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मगर ये लोग देते हैं तो आप इन मुद्दों पे बहस करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे मुद्दों से परहेज करना चाहिए विपक्ष को। अभी तक विपक्ष के पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है जिसको वो ले जाके पब्लिक को ये बता पाए। तो क्या अभी 100 दिन बचे हैं चुनाव के, 100 दिन से भी कम समय में ये अपनी बातों को कैसे उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे जो टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते। सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं है भारत में अभी भी। ये लोग अभी उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। अभी इनके पास यही क्लैरिटी नहीं है कि हम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक स्टैंड नहीं ले पा रहे। जब प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का जा रहा है तो फिर देश का नेतृत्व कैसे उसका विरोध करेगा? उसको भी सहर्ष ये कहना चाहिए कि जो भी कुछ अच्छा हो रहा है देश में, हम उसके साथ हैं। तभी तो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होगा जो आप पब्लिक को ये समझा पाओगे। बिल्कुल। विजय उपाध्याय जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो गए विजय जी। तो मैं सीधे अब दीपक सोनकर जी के पास जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने फिलहाल अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, यानी कि सोनिया गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर का राजनीतिकरण होता है। और उस बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान भी आ जाता है। कैसे देख रहे हैं दीपक जी? देखिए अशोक जी, भगवान राम तो सबके हैं और इस देश के अंदर और इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये बड़े सौभाग्य की बात है जो भगवान राम की नगरी है। आज पूरे संसार से, पूरे देश से, पूरी दुनिया से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे हैं और कितना भव्य और दिव्य है। मुझे लगता है कि किसी पार्टी को, राजनीतिक को ये सब विषय ना सोच करके इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहना चाहिए। इस पर राजनीति करने की बात नहीं है, मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूं। दूसरी बात कि जिस तरीके से लगातार, मैं इनको स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कहूंगा, ये एसपी मौर्य हैं, जो अगर संतों पर सवाल करता हो, जो हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा करता हो, वो किस तरीके से स्वामी हो जाएगा? ये एसपी मौर्य है। ये एसपी मौर्य जिस तरीके से अखिलेश जी के कहने पर, समाजवादी पार्टी के रजित चाल चरित्र को कहने पर
जिस तरीके से धर्म के साथ खिलवाड़ करने की बात करता है, जिस तरीके से राम भक्तों को पर, कार सबकों पर गोली चलाने को ठीक मानता है, जिस तरीके से धर्म के नाम पर लक्ष्मी माता को ठीक मानता है, ये जिस तरीके से लगातार इसका जवाब देश की जनता, प्रदेश की जनता देगी। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी को समझना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समझना चाहिए कि उनकी पार्टी के ऐसे लोग किस तरीके से धर्म का, सनातन परंपरा का मजाक बना करके रखे हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दीपक जी, कई बार समाजवादी पार्टी के लोग ये भी कहते हैं चुटकी लेते हुए कि जब ये बीजेपी में थे तब कुछ नहीं बोलते थे और समाजवादी पार्टी में आ गए तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई टिप्पणी करने लगते हैं। तो मैं तो वही बता रहा हूं ना कि जब समाजवादी पार्टी के चैनल से ही ये सब तैयारियां होंगी, अखिलेश यादव जी के द्वारा ये तैयारियां होंगी, तभी तो जाकर के ये मानसिकता बदलने का काम किया गया है। जहां जिस तरीके की भाव तैयार करने का काम किया जाएगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान नहीं है, ये एसपी मौर्य जी के बयान नहीं है, ये अखिलेश यादव जी के बयान है, ये समाजवादी पार्टी जी के बयान है। जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जिस तरीके से हमेशा से सनातन परंपरा पर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के बयान है। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे कई बार। विजय जी, मेरा सवाल फिर वही है, कल अखिलेश यादव ने जब अपने विधायकों के साथ बैठक की तो कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उठाया। वहां पर उन्होंने कहा कि कई बार वो ऐसे बयान दे जाते हैं जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है, तो अखिलेश जी की तरफ से उनको आश्वस्त किया गया कि वो आगे ऐसे बयान नहीं देंगे। लेकिन आज एक बार फिर अयोध्या में जो कारसेवकों पर गोली चली थी उसको लेकर जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, और खासतौर पर जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी टाइमिंग इस वक्त है जब वो बयान दिया जा रहा है कि एक तरफ अयोध्या में आयोजन होने जा रहा है, उनका इस तरह का बयान सामने आता है, तो इसका कितना नफा नुकसान देख रहे हैं समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को लेकर? विजय जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही समझदार नेता हैं। पहले तो वो मौर्य लिखते हैं लेकिन वो मौर्य है नहीं, क्योंकि जो बुद्ध धर्म को मानता है, बुद्ध धर्म में जाति नहीं है। हालांकि सनातन का वो भी हिस्सा है, संविधान भी इसी बात को कहता है कि सनातन धर्म के हिस्से के तौर पे बौद्ध, सिख और जैन तीनों आते हैं, तो सनातन धर्म के नाते तो वो ब्रांच में है। लेकिन बुद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं वहां जाति पात ही नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा दलित नहीं है। तो हालांकि उनको पिछड़े की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन धार्मिक तौर पर, बिलीव के तौर पर, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कि जाति पात नहीं है। तो जाति पात नहीं, वो मौर्य नहीं है। मौर्य सिर्फ उनकी एक टाइटल रह गई, वो पिछड़ों के नेता नहीं है, न पिछड़े हैं। धार्मिक तौर पर, संवैधानिक तौर पे जरूर हैं, लेकिन धार्मिक तौर पे नहीं है। तो पिछड़े नहीं है धार्मिक तौर पे, और इसीलिए चुनाव भी हार गए थे। देखिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बिल्कुल ठंडी पड़ी है, निष्क्रिय है, तो उसकी कमी और उसकी भरपाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। और ये एहसास भारतीय जनता पार्टी, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी में जो विश्व हिंदू परिषद का पूरा सेगमेंट है, उसको ऊर्जा देने का, देखिए ऊर्जा तो प्रतिक्रिया में ही आती है, या तो फिजन में या फ्यूजन में, या जुड़ने में आएगी या टूटने में आएगी। तो ये एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके बयान, चाहे रामचरितमानस की चौपाइयों पे हो, डिबेट बिल्कुल होना चाहिए। डिबेट होती रही है कि कबीर के राम कैसे हैं और तुलसी के राम कैसे हैं, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन तरीका उसका उसी अंदाज में होना चाहिए। और आप आक्रामकता या उग्रता या हिंसा को बढ़ावा देके नहीं कर सकते हैं। शास्त्रार्थ की परंपरा भारत की मिट्टी में है, और पूरी दुनिया में एक देश और एक धर्म ऐसा है जहां शास्त्रार्थ हमेशा होते रहे हैं, और जम के शास्त्रार्थ होते हैं। और हम ईश्वर के अस्तित्व पर भी, और धर्मों में ये सुविधा नहीं है, सिर्फ सनातन में है कि आप ईश्वर के अस्तित्व पे भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और सांख्य दर्शन बाकायदे इसको स्थापित करता है। वो मानता है कि भाई प्रकृति ही सब कुछ है, और सांख्य दर्शन से ही माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के दर्शन को बढ़ाया, वो सांख्य दर्शन उसका आधार था। बहरहाल, लेकिन जो इसका पॉलिटिकल फॉल आउट है, वो जैसा भी किसी प्रवक्ता ने कहा, मैं चूंकि बीच बीच में कट जा रहा था, मैं अयोध्या में हूँ, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इससे बीजेपी के उन लोगों को फायदा होगा जो थोड़ी सी प्रतिक्रिया में ज्यादा जोश दिखाते हैं, ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। बूथ पे जितने वोट हैं सब डलवा के ही मानेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे भाई ऐसा ही लोग हैं तो हमें इनका देना है। तो वो करारा जवाब देने के लिए पन्ना प्रमुखों को अपने एक्टिव करेंगे,
और जो अभी किसी साथी ने कहा कि 50% बीजेपी, बहुत सी 240 सीटें देश की ऐसी हैं जहां बीजेपी को 50% या उससे ज्यादा वोट मिले थे। तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य छिपे तौर पे यही काम कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं बीजेपी के वर्कर्स को। दूसरी बात यह है कि ये बात तो ठीक है, सरकार ने फैसला लिया कि ठीक है गोली चलानी है, तो सरकार के फैसले के बाद ही गोली चली। लेकिन ये बहुत निष्ठुरता और क्रूरता है कि आप ये कहें कि हाँ हमने गोली मरवाई है और बहुत जरूरी था। तो वो एक घटना कितने साल पहले की है, 31-32 साल पहले की घटना है, बल्कि 34 साल जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है उस जमाने का मामला है। आप 1990 का मामला है वो, और आप अब जाके उसको कुरेद रहे हैं, उस पुराने घाव को एक ऐसे समय में कुरेद रहे हैं जब उस घाव को के निशान को मिट जाने का वक्त है। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पुराने तमाम घावों के मिट जाने का जो समय है, उसमें वो घाव को कुरेद कर हरा कर रहे हैं। और जो कार्यकर्ता ये मानकर घर पर न्यूट्रल होने जा रहे थे कि चलिए मंदिर बन गया, अब हमारा रोल खत्म, अब भाजपा जीते या हारे, तो नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम्हारा रोल खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, मैं हूं तुम्हारे सामने चुनौती के तौर पे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ इस तरीका, देखिए उनकी कोई फिलॉसफी नहीं बची है। मैं इनको इतने लंबे समय से जान रहा हूँ, बीएसपी से पहले भी वो कहीं थे, फिर बीएसपी में लंबे समय तक थे, बीएसपी के बाद वो बीजेपी में आए, बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी में गए। तो उनकी अपनी जो वैचारिक जो उनकी रीढ़ है बहुत कमजोर है, टिकाऊ नहीं है, उसमें बदलाव होता रहता है, और अचानक कब वो बदल जाएं, कब सारी चीजों से मुक्त होकर वो एक नए दौर में राजनीति को लाके खड़ा करें, या अचानक किसी दिन कह दें कि नहीं अब तो मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अस्थिर चरित्र के जो नेता होते हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका फायदा बीजेपी को दे रहे हैं वो, और समाजवादी पार्टी में रहते हुए दे रहे हैं, और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को कि भाई आपका काम अभी बहुत अधूरा है, आप लोग अभी संघर्ष करिए, मेरे जैसे नेताओं को आपको अगर सत्ता से बाहर रखना है तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। तो मैं इसी तरीके से इसको देखता हूँ। अन्यथा अगर कहा जाए कि ये एक बकवास टाइप का बयान है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ना इसकी टाइमिंग थी, ना इसका कोई मतलब है, और ना कोई कोर्ट केस है। बिल्कुल, कुंवर सिंह निषाद जी के पास जा रहे हैं हम। कुंवर सिंह निषाद जी, जो बात विजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि अभी इस तरह के बयान की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो क्या ये बयान, जो बात मैं पहले भी कह रहा था और ये सवाल सभी लोग खड़ा कर रहे हैं, टाइमिंग वाली बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, और अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 15 तारीख को पूरा यूपी कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो एक तरफ कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि उनका जो हिंदुत्व है या राम के प्रति जो उनकी श्रद्धा आस्था है वो भी सार्वजनिक हो पॉलिटिकली, और उस बीच में इस तरह का बयान आ जाता है। और इसमें एक सवाल और एड ऑन कर देता हूं कि सोनिया गांधी और खड़गे जी नहीं जा रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में, उनको निमंत्रण मिला था, तो ये बहुत पशुपेश वाली स्थिति नहीं बन रही है कांग्रेस के लिए? कुंवर सिंह जी। आदरणीय अशोक जी, सबसे पहले मैं जो आपका सबसे आखिरी सवाल है उसका उत्तर दूंगा। हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी पदवी जो मिली हुई है वो माननीय शंकराचार्य जी को मिली हुई है, और हमारे धर्म के 4 शंकराचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो शंकराचार्य मानती है नागपुर में बैठे हुए सरसंघ चालक को, लेकिन वास्तव में जो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े जो संत कहिए, महात्मा कहिए, या फिर सबसे बड़े पुरुष जो कहिए, वो धर्म को जो मार्ग दिखाने वाले वो तो शंकराचार्य हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एक राजनीतिक दल का राजनीतिक आयोजन मात्र है 22 तारीख को। इस समय पर यह उचित समय नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का। यह समय बेहतर होता कि रामनवमी को होता। यह मेरे शब्द नहीं है, यह जो शंकराचार्य जो कि उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकता है, रामनवमी को हो सकता था, और बेहतर होता कि तब किया जाता। यह चुनाव से पूर्व करके भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैंने बीच में भी कहा, राम घट घट में राम है, और राम सबके हैं। राम हिंदू के भी हैं, राम मुसलमान के भी हैं, राम भारतवासियों के भी हैं, राम ईरानियों के भी हैं, अफगानियों के भी हैं। तो राम सबके हैं, राम किसी एक दल के नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है, इनके पता नहीं कहां से बीच में बड़े चर्चे में आए हैं, चंपत राय। उन्होंने बड़ा विवादित बयान दिया, और इतना विवादित बयान दिया
कि उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा, आप चाहें तो उसको पब्लिक डोमेन में है, देख भी सकते हैं। चंपत राय ने कहा कि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। मंदिर मतलब सबका नहीं है, मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्य और सन्यासियों का नहीं है। अरे भाई, हम तो यह मानते हैं, हम तो पूरा देश ये मानता है कि मंदिर भी सबका है, राम भी सबके हैं और यह धर्म भी सबका है। तो इस तरह से काटने छाटने की जो राजनीति है, जो परंपरा उन्होंने शुरू की है, यह ठीक नहीं है। और रही बात अभी मेरे भाई दीपक सोनकर जी ने कहा कि धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। दीपक सोनकर जी को मैं बताना चाहूंगा, दीपक सोनकर जी एक नेता के बयान में से, उनका एक लंबा चौड़े बयान में से 2 पंक्तियां छांट के लाई गई और उसको अपने तरीके से पेश करने की भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से पेश कर रही है। वास्तव में इस देश में तो लोकतंत्र चलता है। इस देश में तो माना जाता है कि बयान अगर किसी चीज का ऑथेंटिक है तो माना जाता है कि संसद में जो व्यक्ति बयान देता है उसकी प्रामाणिकता मानी जाती है। और संसद में देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे एक धर्म विशेष को गालियां दी जाती है, धर्म विशेष का मजाक बनाया जाता है, एक धर्म विशेष के व्यक्ति के ऊपर हमारे टिप्पणियां की जाती हैं। तो यह बयान जो कहे जाते हैं, यह बयान तो वो गलत है जो संसद में खड़े होकर दिए जाते हैं, उनको गलत माना जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात रही, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, चाहे कितना भी कहा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध हैं या हिंदू हैं या सनातन है, लेकिन मेरा अपना यह मानना है, यह मेरा व्यक्तिगत मत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े कद के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और पिछड़ी दलित जातियों में उनके प्रति जो सम्मान है, पिछड़ी दलित जातियों का उनके प्रति जो समर्पण है, शायद भारतीय जनता पार्टी के पास उनके कद का नेता नहीं होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको मंत्री बनाया था। लेकिन इस समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है, समय के हिसाब से उचित नहीं है। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका उत्तर हम जैसे जो गठबंधन दल के जो नेता हैं उनको देना पड़ता है। तो समय के हिसाब से उनका बयान ठीक नहीं है। बिल्कुल, दीपक सोनकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, हमारे कांग्रेस के भाई कुंवर साहब से बातों से ये नजर आता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कारसेवकों पर गोली चलाने को सही मानता है, ये उनके साथ है। जो लक्ष्मी माता को ऐसे अपशब्द का प्रयोग करता है, ये उनके साथ है। जो नारा लगाता है जय हो मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये उनके साथ है। जो हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानता है, ये उनके साथ हैं। इस साथ की साधना समझ में आ रही है और बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मिलकर षड्यंत्र है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोटों को हैरान करना। और आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी दलित समाज के नेता है। अरे भैया, मैं भी दलित समाज से ही आता हूं और आज दलित समाज उस नेतृत्व के साथ है जो संतन ने जो पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को उच्चरी पंक्ति पर लाने का काम किया है। आज दलित समाज उसके साथ है जो गरीब कल्याण की योजनाओं को लोगों से जोड़ने का काम किया है। आज दलित समाज उसके साथ है जो निःशुल्क बच्चों की पढ़ाई कराने की व्यवस्था को लेकर के खड़ा किया है। आज दलित समाज उसके साथ है जिन्होंने उनको नेतृत्व देना, सशक्त बनाने का काम किया है। आप उदाहरण देख लीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम कि किसके साथ दलित समाज गया था। और जिस तरीके से आज दलित समाज ही नहीं, पूरा समाज, पूरा देश इस परसेप्शन के साथ है जो गरीब कल्याण की योजनाओं से जोड़ने का काम किया, जिन्होंने आवास देने का काम किया, जिन्होंने किसान निधि से जोड़ने का काम किया, जिन्होंने लगातार योजनाओं से लोगों को कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने रोजगार से जोड़ने का काम किया, आज उनके साथ नहीं है। जो धर्म के नाम पर ही नारा लगा रहे हैं, जो केवल भगवानों को शब्द बोल रहे हैं, जो केवल रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो केवल एक समाज के लिए, और आप दलित समाज की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस पार्टी में है, उस पार्टी की सरकार में रहते हुए उसी दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते ही बाबा साहब की मूर्तियों को, पार्कों को तोड़वाने का काम किया। तो कहां से वो दलित हितैषी हो गए, कहां से वो दलित के नेता हो गए? आज दलित समाज इस बात का संपूर्ण जवाब दे रहा है।
समाज उसके साथ है जो प्रशासन के साथ खड़ा है, समाज उसके साथ है जो उसकी योजनाओं के साथ खड़ा है, समाज उसके साथ साथ है जो उसको नेतृत्व देने का काम करेगा। कुंवर सिंह निषाद जी, ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिए दीपक सोनकर ने आपके ऊपर। दीपक जी ने जो आरोप लगाए, शायद दीपक जी की पार्टी को आदत है कि ये दूसरों पर आरोप लगाना जानते हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी गिरेबान में झांककर नहीं देखी। आपने स्वीकार किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो मैं जवाब नहीं देता हूँ, आप बोल लीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए। जब आप बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे, तो कुंवर सिंह निषाद जी अपनी बात पूरी कह लें। दीपक जी की पार्टी का एक व्यवहार रहा है कि ये आरोप लगाना और आरोप लगाकर भाग जाना। यदि कोई पापी इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो भारतीय जनता पार्टी को तो उन्होंने गंगा मैया बना दिया है। हालांकि गंगा मैया बहुत अपवित्र इतनी गंदे अवस्था में बह रही हैं, लेकिन इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को गंगा मैया बना दिया है। जो इनमें डुबकी लगा देगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। एक नेता का बयान बताना चाहूंगा। नरेश अग्रवाल जी आज किस पार्टी के नेता हैं? शायद भारतीय जनता पार्टी में है। और नरेश अग्रवाल जी ने संसद में खड़े होकर जो कहा, जो उन्होंने बोला, मेरे मुंह से शायद वो शब्द नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप सभी विद्वान लोग हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसकी पार्टी के मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर उसके बाद आप विस्तार में आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको पूरा टोका टाकी नहीं करूंगा। इन्हीं के गठबंधन के एक नेता हैं डॉक्टर संजय निषाद जी। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनका एक बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, उनका एक बेटा भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। उन्होंने प्रयागराज में जाकर बयान दिया कि भगवान राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, और उन्होंने माता कौशल्या के चरित्र पर सवाल उठाए। तो इस तरह के चरित्र, इस तरह के जो भद्दे जो सवाल उठाने वाले धर्म के ऊपर हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? यह क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं किरण रिजिजू के ऊपर, जिन्होंने कहा कि हमारा अधिकार है गौमांस खाना, और हम पूर्वोत्तर के लोग हैं, हम गौमांस खाते हैं, और हमको देखते हैं कि हमको कौन सी सरकार हमको गौमांस खाने से रोकती है। क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं जबकि इनकी एक मंत्री विशेष के रेस्टोरेंट में बीफ परोसा जाता है, तो क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? तो इस तरह के ये जो चीजें हैं, अभी इस तरह की चीजों के चर्चा करके यह धर्म का मजाक बनाने का काम स्वयं करते हैं। और जो इस समय जो चर्चा इन्होंने चलाई है धर्म के ऊपर, इस तरह की चर्चा चलाकर यह धर्म को बर्बाद करने का, विनाश करने का, पीछे ले जाने का और देश को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि वो दलितों के नेता क्यों नहीं है, दलितों का उद्धार तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। वास्तव में ये सही कह रहे हैं दीपक जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये जो दलित समाज है, इन्होंने बहकावे में आकर, इन्होंने धोखे में आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं। वास्तव में इस दलित समाज और पिछड़े समाज का उत्पीड़न अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उन 69,000 पंक्तियां मेरी रह गई हैं, बस मैं पूरा कर लूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 शिक्षक भर्ती ये पिछड़े दलित समाज की खा गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? ऊना में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, दलितों की पिटाई होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है। रोहित वेमुला की हत्या का मामला आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आता है। मध्य प्रदेश के सीधी में दलितों के ऊपर पेशाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। यूपी के हाथरस में एक दलित बेटी का जो शव है वो रात के 2 बजे जलाती है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में वहां पूरे दलित परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। एक सवर्ण समाज के गांव सुल्तानपुर में 1200 रुपए मजदूरी मांगने पर एक दलित की हत्या कर दी जाती है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी की दलित जैसी सरकार है? मुद्दों की लड़ाई लड़ने की बात आप लोग करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या राष्ट्रीय लोकदल या जितने भी लोग विपक्ष में हैं, तो जब विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं तो असल मुद्दे मुझे लगता है कि आप लोग भी प्रमुखता से नहीं रख पाते। नहीं, देखिए अशोक जी, हम पूरी तरह से मुद्दों पर हैं। हम इस समय पर उतरे हुए हैं जमीन पर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमने प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है।
बलात्कारियों का जो संरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में जाके बलात्कारी खड़े होते हैं, मुख्यमंत्री जी के बगल में जाके बलात्कारी खड़े होते हैं, और पूरा का पूरा संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और उस घटना के बाद बहुत आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार उठाते हैं। सहयोगी दलों के नेता इस तरह के बयान देते हैं। अमन पांडे जी। अशोक जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, कुंवर साहब लगातार बोल रहे थे। मैं आपको ये सवाल पूछ रहा था कि जब आप लोग अलग अलग मुद्दों को उठाने की बात कहते हैं, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, लेकिन जब आपकी पार्टी के सहयोगी दलों के नेता जो भी इस तरह के बयान सामने लेकर आते हैं, तो असल मुद्दे तो बहुत पीछे अपने आप चले जाएंगे। क्यों बीजेपी इसका फायदा नहीं उठाएगी? देखिए अशोक जी, मुझे लगता नहीं कि असल मुद्दे कहीं पीछे जाएंगे। असल मुद्दे जिसको महंगाई की मार पड़ रही है उसके दिमाग में महंगाई की मार होगी, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बकवास बयान होगा। जिस छात्र की वजीफा स्कॉलरशिप नहीं आ रही उसके लिए वो पीड़ा का विषय होगा। जो छात्र आज इको गार्डन में बैठे हुए हैं, उनको कितने दिन हो गए, महीनों हो गए, उनके लिए वो पीड़ा का विषय होगा। तो असल मुद्दे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन हाँ, असल मुद्दे यहाँ मीडिया से खो जाते हैं, ये एक दुखद विषय है। मेरे ऐसे युवा के लिए दुखद विषय है कि हम राजनीति में अगर आए हैं तो सोच के आए हम ये धर्म पे या जाति पे या इसकी टिप्पणियां सुनने नहीं आए। हमारा भी एक विजन है, हम भी चाहते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए काम हो, उसमें सबके लिए काम हो। जब मैं समाज बोलता हूँ तो उसमें हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है। जब मैं समाज बोलता हूँ उसमें अगड़ा भी आता है, पिछड़ा भी आता है, सब धर्म के सब लोग उसमें आते हैं। हम एक चाहते हैं कि हम चुनाव हो हमारा, जब हम 100 दिन भी नहीं बचे हमारे लोकसभा चुनाव के लिए, तो आज हम इस पे डिबेट करना पड़ रहा है। ये एक पीड़ा का विषय जरूर है मेरे ऐसे तमाम युवाओं के लिए कि आज हमें बात करनी होती, हम बात कर रहे होते किसी अच्छी युवाओं की योजनाओं के लिए। सरकार ने 10 साल में युवाओं के लिए कैसे ठगा, कैसे अग्निवीर योजना का कितना बड़ा फेलियर रहा, आज गांव-गांव में लोग निराश हैं, इस पे हम बात कर रहे होते। पुलिस भर्ती में देखिए कैसे जब सड़क पे हम लोग ने आंदोलन किया तब सरकार बैकफुट पे आई। तो सरकार की जो रीति नीति है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, वो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसे जो बयान है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये मीडिया में हावी हो जाते हैं और मुझे लगता है इसलिए ये बयान दिए भी जाते हैं। ये बयान वही लोग देते हैं जिनका कोई पॉजिटिव कोई काम है ही नहीं। इसलिए इनके पॉजिटिव काम बताइए मुझे क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य का पिछला पॉजिटिव काम क्या है? चुनाव हारे, उसके बाद भाजपा से यहाँ आए, यहाँ से वहां गए, यही सब किया उन्होंने। आज इनका कोई भी ऐसा उपलब्धि नहीं रही। विजय सर ने बहुत अच्छी बात इनके बारे में कही कि बिल्कुल बकवास बयान लगातार ये देते जा रहे हैं, जिससे किसी का भी, इवन इनका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। इनका भी कोई फायदा हो तो आदमी सोचता चलो अच्छा बयान दे दिया, इससे इनका कुछ राजनीतिक कद बढ़ जाए। इनका भी राजनीतिक कद नहीं बढ़ रहा। हम 6 के 6 लोग यहाँ बैठे और सब इनकी भर्त्सना कर रहे हैं, सब इनको बकवासी बोल रहे हैं। बस इनका कोई फायदा नहीं हो रहा, इनकी पार्टी का फायदा हो रहा है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। और ये मनीष अग्रवाल जी के पास चलता हूं। मनीष जी, आपसे एक बात को समझना चाहूंगा कि ये अखिलेश यादव जी से बार बार, चाहे विपक्षी दल हो या साधु संत हो या उनकी पार्टी के लोग हो, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार वो कहते हैं कि उनके बयानों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। क्यों अखिलेश जी उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे? मनीष जी। देखिए, ये तो समझने का विषय है कि क्यों अखिलेश जी अंकुश नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जैसे अभी कांग्रेस की और प्रवक्ता बोल रहे थे, अब सॉफ्ट और हार्ड का समय नहीं है। ये लोग जो अलाइनमेंट करते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व करेंगे और उससे वोटर जनरेट करेंगे, ये स्टेट यूनिट दर्शन करेगी, राष्ट्रीय यूनिट दर्शन नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो सदन के पटल पे बोला जाएगा वही वाक्य माना जाएगा, तो उनके गृह मंत्री ने हिंदू टेररिज्म जैसा शब्द सदन के पटल पे ही प्रयोग करा था। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको। जैसे उपाध्याय जी कह रहे थे, 240 सीटों पे भाजपा 50% से ज्यादा वोट पाई थी और वो उसी ओर अग्रसर है। और इस बार अगर उसने ये मैजिकल फिगर टच कर लिया तो 350 से 400 सीट कहीं नहीं जाती दिख रही हैं। ये लोग उस वोट को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक तक वो बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं एक समाज को मैसेज देने के लिए कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं हम देखेंगे, उनके नेता कह रहे हैं कार्रवाई करनी चाहिए, विपक्ष कह रहा है गलत है, कांग्रेस कह रही है गलत है, आरएलडी कह रही है गलत है। और कल को ये तीनों लोग सीट बांट के इसी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ेंगे, तो अभी भाजपा भी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जब चुनाव के मूड में जाएगी तो वो भी अपने इन बयानों को प्रचार के लिए, प्रसार के लिए प्रयोग करेगी। और तब इनके पास ये जवाब भी नहीं होगा कि हमने सुनने के बाद उन पे एक्शन लिया था। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो एक तरीके से ये मूक समर्थन दे रहे हैं और भाजपा को आगे प्रचार करने के लिए आप एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो लोग इलेक्शन के मोड में आएंगे सीट्स डिक्लेयर करने के बाद ना, इन बयानों का जब वो उपयोग करेंगे तो इनके पास उसका कोई भी जवाब नहीं होगा। इसलिए आज इन्हें एक स्टैंड लेना पड़ेगा और सॉफ्ट और हार्ड की कैटेगरी से बाहर निकल के किसी एक तरफ हार्ड ही बनना पड़ेगा।
बिल्कुल, विजय उपाध्याय जी के पास जा रहे हैं। विजय जी, मैं और आप दोनों लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कई बार मिले हैं, बैठे हैं साथ में, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में एक वर्ग विशेष के बड़े नेताओं में गिने भी जाते हैं। यूपी में कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तमाम सारी बड़ी उपलब्धियां उनके पास हैं। लेकिन वही सवाल जो मैंने मनीष जी से किया था, वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों का अखिलेश यादव किस तरह से आकलन कर रहे हैं, कार्रवाई करने से बच क्यों रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, आप ये पूछ रहे हैं ना कि अखिलेश जी बच क्यों रहे हैं, क्योंकि आवाज कट गई थी यहाँ। जी, देखिए, अखिलेश जी ने काफी कुछ बातें पहले कह दी हैं, और समाजवादी पार्टी का जो कैरेक्टर है, उसमें हमेशा थोड़े नए टाइप के जो, या अलग टाइप के, या ऑफ द बीट बयान देने वाले नेता कुछ एक रहे हैं हमेशा। चाहे वो मुलायम सिंह का जमाना रहा हो, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जमाना रहा हो, ऑफ बीट स्टेटमेंट देने वाले नेता हमेशा रहे हैं। और हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन राजनारायण जी के जो किस्से मशहूर हैं, वो अपने आप में बहुत रोचक है। उनके बयानों की पूरा एक सिलसिला है। जिस तरह से घाक की कहावतों का सिलसिला है, वैसे ही राजनारायण जी के बयानों का एक लंबा सिलसिला है, जिसे आज भी लोग चटखारे लेके सुनते और सुनाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि अखिलेश जी ने शायद उनको सिग्नल भी दिया कि आप इस तरह मत बोलिए, लेकिन चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलना है बीजेपी को मजबूत करने के लिए, तो वो बोल रहे हैं। और बीजेपी को भी एहसास कराए रखे हुए हैं कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बाकी विपक्ष इस समय नहीं कूद रहा है, नहीं बोल रहा है, वो उसमें कूद कर उसमें बोल रहे हैं और हलचल मचा रहे हैं। तो ये देखिए, एक और चीज है, इसमें तमाम चीजें लोग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। शंकराचार्यों का जिक्र हो रहा है। शंकराचार्य इस देश में, मुझे तो नहीं याद है कि कभी एक साथ चारों शंकराचार्य बैठे हों एक साथ किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर। कभी भी नहीं बैठे हैं। चाहे वो सनातन का मुद्दा रहा हो, धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़े पैमाने पे हिंदुओं का धर्मांतरण होता है। सेकुलरिज्म किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि हिंदू धर्म में आप किसी को दावत नहीं देते कि आप हिंदू हो जाओ। किसी को, ये कोई परंपरा नहीं है हिंदुओं में, यहूदियों में भी नहीं है और हिंदुओं में भी नहीं है कि आप किसी को जाइए कहिए कि आप अपना धर्म छोड़िए, हमारे धर्म में आ जाइए। लेकिन ईसाइयत और इस्लाम में ये परंपरा है। इस्लाम में तो बाकायदे तंजीमें हैं, सैकड़ों हजारों तंजीमें हैं जो दावत इस्लाम देती हैं, दीन की दावत देती हैं, और लोगों कहती हैं, यार तुम्हारे यहाँ ऐसा वैसा है, आप हमारे यहाँ चले आओ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। उनके यहाँ कितना अच्छा है, अब उस पर भी लोग, तमाम एक्स मुस्लिम है, यूट्यूब पे अगर एक्स मुस्लिम कोई ढूंढेगा तो उसे पता लग जाएगा कि वास्तव में अरबी भाषा में क्या चीजें लिखी हैं जो हम जानते ही नहीं, और 1000 साल से हम भाईचारे की बात करते रहे। और एक और चीज हुई है कि जो देश का डिफॉल्ट सेटिंग है ना इस कंट्री का, वो बदल गया है। दूसरा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी बदल रहा है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि यहाँ दो तरीके की मेंटालिटी काम कर रही है पॉलिटिकल फील्ड में। एक पोस्ट कॉलोनियल है, एक प्री कॉलोनियल है। प्री कॉलोनियल वालों को लगता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो यहाँ पे ब्रिटेन की रानी का जो साम्राज्य हुआ और उन्होंने जो पूरा सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम ही सबसे बेहतर है। और उसी पे हमारे संविधान की काफी कुछ चीजें, 1935 का जो इंडिया एक्ट था, उसमें से बहुत सी चीजें ली गई हैं, करीब 70-80% चीजें तो वही हैं। तो जो प्री इंडिपेंडेंट वाला जो कॉलोनियल माइंडसेट है, वो अभी भी इस देश में है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी रही जो पिछले 60-70 साल तक बहुत सी चीजों में बदलाव के बारे में लोग सोचते नहीं थे। हम लोग भी नहीं सोचते थे। इस तरह का लॉजिक भी कोई नहीं देता था कि भाई जब जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा और पाकिस्तान ले लिया, तो फिर हमारी हैसियत क्या बनी, इस पे कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन वो चर्चाएं पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, जब से सोशल मीडिया का दौर आया, तमाम नई चीजें नई पीढ़ी ने जाना, समझा, देखा, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। दूसरा, जब आप पूरी दुनिया को नए सिरे से देखते हैं कि भाई जापान की क्या स्थिति है, जापानी भाषा ही क्यों वहां मैंडेटरी है, वही उसी को क्यों, जर्मन भाषा, कोई बच्चा यहाँ से बीटेक करने जाता है तो अगर वो जर्मन भाषा का जानकार होता है तो उसे बहुत कम फीस देनी पड़ती है, लेकिन अगर वो अंग्रेजी में वहां बीटेक करना चाहता तो उसे बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है और 2 साल का कोर्स भी करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो या रशिया में आप जाते हैं तो रशियन भाषा आपको, चाहे मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाए, इंजीनियरिंग की, आपको रशियन भाषा सीखनी पड़ती है। तो इस तरह की चीजें हमारी नई पीढ़ी ने सन 85 से देखना शुरू किया। सन 85 वो दौर है, राजीव गांधी का जमाना था। राजीव गांधी के जमाने बहुत से लोग रशिया गए,
दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाके पढ़ना लिखना शुरू किया, एक नए तरीके की चीजें आई और बदलाव वहां से शुरू हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी के जमाने में आई, वहां से चीजें बहुत कुछ बदली, लोगों को पूरी दुनिया से ग्लोबल वर्ल्ड हुआ। फिर 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबल हो गई, और जब इंटरनेट आया तो बात हुई कि ग्लोबल विलेज हो गया, यानी आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया है, जो चाहे अब ज्ञान पूरा आपकी मुट्ठी में है। आप गूगल करें, अगर आपको सही जानकारी है कि गूगल सर्च कैसे करते हैं और कौन सी चीजें उसमें सही है कौन सी गलत है, वो जानकारी है, तो आप कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है इस कंट्री की वो बदल चुकी है। हमारे जो प्री इंडिपेंडेंट कॉलोनियल माइंडसेट के लोग, मुझे लगता है विजय जी का संपर्क फिर टूट गया है। तो आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है। दीपक सोनकर जी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुंवर सिंह निषाद जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमन पांडे जी, मनीष अग्रवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार अयोध्या के मुद्दे को लेकर इस तरह के विवादित बयान जब सामने आते हैं जिसका बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश करती है, तो आखिरकार इसमें नफा और नुकसान किसका होगा। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को जानता हूं, मैंने काफी लंबे समय तक उनको यूपी विधानसभा में देखा भी है। मायावती के सबसे खासम खास नेताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य गिने जाते थे, और जब बीजेपी सरकार में वो मंत्री बनाए गए थे तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ उनके कार्यालय और दफ्तर के बाहर होती थी। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अपने एक वर्ग के एक बहुत बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, उनका जनाधार भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर एनडीए या बीजेपी की घेरेबंदी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक उस समय जब अयोध्या को एक बड़े आयोजन के तौर पर पूरे विश्व के पटल पर रखा जा रहा है, ठीक उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान इंडिया गठबंधन की जरूरत यही है कि मुद्दों के आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल और उनके नेता अपनी बातों को सामने रखें, तो शायद उसका ज्यादा फायदा होगा। और अगर इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी उसका लाभ लेने में पीछे नहीं रहेगी। तो आज मेरे लिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।